हेलो फ्रेंड्स। क्या हाल चाल जी। तो आपका आज नया टॉपिक ईसॉप, जो हमने लास्ट से भी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी, तो मैंने स्वेट इक्विटी का पार्ट आपको पहले कराया था। कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये थोड़ा सा कुछ नई टर्म्स लेकर आएगा जो आपने अभी तक नहीं सुनी। देखो, हम अगर लास्ट टॉपिक से कनेक्ट करें कि स्वेट इक्विटी जितना हमने समझा, स्वेट इक्विटी, अब स्वेट इक्विटी में हमने ये देखा था कि ये एक तरह का बेनिफिट ही है एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को। और ये बेनिफिट किस फॉर्म में दिया जा रहा है? शेयर की फॉर्म में। कोई कैश बेनिफिट नहीं है ये। और शेयर दिए जाएंगे। वो शेयर्स हमने पढ़ा था डिस्काउंट पर हो सकते हैं, इवर कंपनी लॉ कहता है फेस वैल्यू से कम पर भी जा सकते हैं। और अदर देन कैश कोई और कंसिडरेशन भी हो सकती है, जैसे एम्प्लॉय ने कोई बेनिफिट कराया तो उसके बदले हमने शेयर्स दे दिए। इतना भी आपने समझा था। ये एम्प्लॉय को जो बेनिफिट दिया जा रहा है उसका रीज़न क्या है, क्यों दिया जा रहा है, वाई? तो हमने ये समझा कि एम्प्लॉय ने कोई वैल्यू एडिशन की है, कोई टेक्निकल नो हाउ दी है, या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दी है, या कोई अदर बेनिफिट पहुंचाया है, तो हमने ये समझा था कि ये पर्पस है इसका। बट एक आ रहा है ईसॉप, ये एक अलग फॉर्म है। ईसॉप है ये भी एम्प्लॉयज के लिए, बट यहां पर ये चीजें नहीं है। ये दिया जा रहा है फॉर, एक तरह से हम लॉयल्टी समझ लें, एक रिगार्ड समझ लें, और इसको मैंने एक रिवार्ड सम बताया था आपको, कीवर्ड बताया था, दोनों में डिफरेंशिएट कर पाओगे। रिगार्ड का मतलब है, रिवॉर्ड का मतलब है कि हमने कुछ किया, कुछ बेनिफिट पहुंचाया, उसके बदले कंपनी हमें दे रही है, इनाम दे रही है। हमें इनाम कब मिलता है? जब हम जीते, या हमने कुछ अच्छा किया, कुछ बेटर किया, तो हमें एक अलग तरह का इंसेंटिव और बेटर मिलता है। और जो ये रिगार्ड है, ये एक मान सम्मान इज्जत है एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज को ये रिगार्ड दिया जा रहा है टू मेक हिम मेंबर इन कंपनी या शेयर होल्डर, ये पर्पस है इसका। अब दोनों में क्या डिफरेंस आएगा हम देखें। सपोज ये कंपनी है, कंपनी ने एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी दी। तो स्वेट इक्विटी कब दी है कंपनी ने? जब एम्प्लॉय ने यहां कुछ समथिंग डन, कुछ डिफरेंट। और ये सारे एम्प्लॉयज या सभी डायरेक्टर्स को मिलता है कंपनी की पॉलिसी में, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जाता। स्वेट इक्विटी मिलता है एम्प्लॉय या डायरेक्टर को, और ये भी एम्प्लॉय या डायरेक्टर को ही मिलता है। बट फर्क ये है कि ये ईसॉप सभी एम्प्लॉयज को एक जनरल पॉलिसी के अंडर दिया जाता है, कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जाता। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्प्लॉय ने नहीं किया। यहाँ पर समथिंग एक्स्ट्रा डन का मतलब है जो मैंने अभी पीछे लिखा कि आईपीआर दिया, टेक्निकल नो हाउ दी, या कोई वैल्यू एडिशन दिया है कंपनी ने। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पीछे हम चैप्टर में इसको डिटेल में कर चुके हैं, तो इस टॉपिक को तो मैं अब क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर दोबारा मैं इसलिए लाया कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाओ और इन दोनों को मिक्स ना करो, स्वेट इक्विटी और ईसॉप में डिफरेंस में। अब ईसॉप पहला डिफरेंस अब आप कैच करना,
पहला तो आया कि यहाँ पर कुछ दिया, एम्प्लॉय ने तभी मिलेगा। यहाँ पर नो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, कुछ उसने ऐसा अनोखा काम नहीं किया बट उसको एक ऑफर तो मिली है। यहाँ पर उसने इस फॉर्म में कुछ ना कुछ किया था। सेकंड, आप इसी से कैच करना, मैंने यहाँ पर दिया है सेकंड पॉइंट, सेलेक्टिव, और ये दिया जाता है, मैं इसका नंबर भी 1 कर देता हूँ, ये टू ऑल, ये सबको दिया जाएगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं मिलेगा, जैसे मैंने बताया था, अभी हम एम्प्लॉय की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, और थोड़ी सी टर्म्स अलग हैं। तो मैं अगर आप समझूं कि कंपनी की तरफ से शेयर बेस्ड बेनिफिट, मैं अगर एक कंपनी जो बेनिफिट्स देती है, एक हो गए कैश या मॉनेटरी, एक हो गए सोशल, और एक जो आप पढ़ रहे हो ये हो गए शेयर बेस्ड। मैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। ये किनको दिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को या डायरेक्टर्स को, ये भी और ये भी। अब तीनों में क्या डिफरेंस होगा, कैश मॉनेटरी बेस्ड का मतलब है ये तो रुपी में दिया जा रहा है, तो कंपनी सैलरी देती है, या आप इसको डायरेक्टर रेमनरेशन कह देते हो, सिटिंग फीस कह देते हो, कमीशन कह देते हो, कुछ भी बोल देते हो, और वो कंपनी देती है। सैलरी, रेमनरेशन, फी, कमीशन ये सब मॉनेटरी फॉर्म में मिलती है एम्प्लॉय को, और जो काम कर रहे हैं उनके बदले में उनको पैसा मिलता है। सोशल मिलता है उनको एजुकेशन, उनके बच्चों को, उनका हेल्थ, ईएसआई वगैरह का कंट्रीब्यूशन होता है, उनकी रिटायरमेंट, उनकी डिसेबलमेंट पर कंपनी खर्चा करती है, आपने लेबर लॉज में पढ़ा भी होगा, वहाँ पर ईएसआई, ईपीएफ, ये सारे बेनिफिट देती है कंपनी। अब यहाँ पर जो शेयर बेस्ड आ रहा है, ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, नॉट डिबेंचर्स, शेयर बेस्ड हम बात कर रहे हैं, बेनिफिट शेयर बेस्ड की, नहीं तो वो क्रेडिटर हो जाएंगे। इससे वो क्या बन रहे हैं, शेयर होल्डर बना रही है कंपनी, उनको मेंबर बना रही है, इससे उनको डिविडेंड मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, जो शेयर प्राइस बढ़ेगा, राइट टू वोटिंग, वोटिंग राइट मिलेंगे उनको, ये बेनिफिट मिलेगा। अब देखो, ये तो हर कंपनी दे रही है, ये तो ऑल कंपनीज हैं, कोई भी कंपनी है तो बिना सैलरी के तो एम्प्लॉय को नहीं रख कर बैठी। सेकंड, सोशल बेनिफिट भी सिलेक्टिवली इंक्रीज होते जाते हैं, 10 एम्प्लॉयज़ हो गए, 20 एम्प्लॉयज़ हो गए तो ईएसआई आ गया, ईपीएफ आ गया, वो कैटेगराइज है। तो ये सोशल बेनिफिट कंपलसरी नहीं किए गए, कंपलसरी तब हो जाते हैं जब नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं। वो वेरियस लेबर लॉज में अलग अलग लिमिट है कि इतने एम्प्लॉय होंगे तो आपके ऊपर ये लॉ ईएसआई हो जाएगा, ईपीएफ हो जाएगा, ग्रेचुटी आ जाएगा, बोनस आ जाएगा, ये सारे बेनिफिट वहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। ये मैं एक बोनस वर्ड भी लिख देता हूँ, मेरे मुंह से भी निकला है, ग्रेचुटी, वो भी एक सैलरी का पार्ट, रिटायरमेंट के बाद सर्टेन होता है, मिलना ही मिलना है। और सोशल हो गया, कंपनी मतलब कंपनी ने कोई एजुकेशन स्कूल खोल दिया, बच्चों की फ़ीस दे रही है या पढ़ा रही है फ्री में, या बच्चों की फ़ीस दे रही है, राशन दे रही है, रिटायरमेंट पे बेनिफिट दे रही है, कोई डिसेबल हो गया तो इलाज कर रही है, उनकी फैमिली का इलाज हो रहा है, ये सारे सोशल बेनिफिट्स होते हैं।
थर्ड हमारा आ गया जो अभी मैंने बात की, शेयर बेस। अब शेयर बेस देने से क्या होगा, इनमें और इनमें क्या फर्क होगा। शेयर बेस देने से ओनरशिप आएगी ऑफ एम्प्लॉय या डायरेक्टर, वो ऑनर बन गए। यहां पर उनका फिक्स्ड है, वो उनको मिलेगा ही मिलेगा, बट फिक्स कंपनसेशन है। और वहां पर तो डिविडेंड और फिक्स नहीं हो सकता, यहां पर फिक्स कंपनसेशन है, बट नो वोटिंग राइट या मैनेजमेंट राइट, कुछ भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर वोटिंग राइट मिलेगा, मैनेजमेंट राइट मिलेगा, मतलब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट मिल रहा है, बोलने का राइट मिल रहा है। तो एक तरह से कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को मालिक बना लिया साथ में। अब देखो, एक बिजनेस है, वो चाहे कंपनी है, चाहे कोई सोल प्रोप्राइटर है, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, वो बिजनेस की जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो थ्रू एम्प्लॉयज हो रही हैं, और वो एम्प्लॉयज में टॉप मैनेजमेंट है, जो कंपनी में हम वर्ड डायरेक्टर या केएमपी बोल देते हैं। कोई भी बिजनेस बिना एम्प्लॉयज के तो नहीं चल रहा, और बिजनेस चल रहा है तो मैनेजमेंट भी हो रही है। साथ में टॉप मैनेजमेंट है यहाँ पर, और ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, या इसको आप लेबर भी बोल सकते हो। हर लेवल के एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। ये लोग अपना स्किल्स देते हैं, नॉलेज देते हैं, लेबर देते हैं, अपनी हार्डवर्क देते हैं, ये मिल रहा है इनको, ये सब वो दे रहे हैं यहां पर। और कंपनी इसके बदले उनको क्या दे रही है, कंपनसेशन। कंपनसेशन वही सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, फी हो गई, इस बेस पे मिल रहा है। तो उनको फिक्स मिल रहा है। अब कंपनी को इस बिजनेस से प्रॉफिट हो या लॉस हो, डजेंट मैटर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग अपना काम कर रहे हैं और सैलरी लेकर जा रहे हैं, और बिजनेस में जो भी कमाई हो रही है वो सारी शेयर होल्डर की है, और अगर कमाई नहीं हो रही तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सपोज एक कंपनी, कंपनी का बिजनेस से प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, बिजनेस में सेल्स हो रही है, और कंपनी में सबसे पहले कौन है, ओनर या शेयर होल्डर, फिर आ गए एम्प्लॉय। क्रेडिटर की बात हम अभी यहां पर नहीं कर रहे। अब ये सेल अप होगी तो प्रॉफिट भी अप, अगर सेल डाउन होगी तो प्रॉफिट भी डाउन होगा। सेल अप, और जरूरी नहीं है कि सेल अप होने से प्रॉफिट आए, बट अभी मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जब ज़्यादा सेल हो रही है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। बट इस एम्प्लॉय को तो फिक्स्ड ही मिलेगा, या उसको सैलरी का एप्रिसिएशन मिलेगा। बाकी बेनिफिट सारा कंपनी का है और कंपनी के मालिकों का है, शेयर होल्डर का है। शेयर प्राइस बढ़ेगा, डिविडेंड की कोई लिमिट नहीं है, आपने कंपनी लॉ में पढ़ा था जितना मर्जी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, कोई मिनिमम और मैक्सिमम का लॉ प्रिस्क्राइब नहीं करता। 100% दे दो, 200% दे दो, 500% दे दो, फ्री में बोनस शेयर दे दो। शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, बट वो अर्निंग पर शेयर बढ़ किससे रही है, नेट प्रॉफिट से।
तो वो एम्प्लॉय जो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत से कंपनी की कमाई हो रही है और कंपनी की नेटवर्थ बढ़ रही है, जिससे शेयर प्राइस बढ़ रहा है। तो एम्प्लॉय अब देखता है, मान लो रिलायंस, रिलायंस का शेयर प्राइस अगर मैं 2008 में बात करूं तो अराउंड ₹300 रहा होगा। 2018 की बात करूं तो अराउंड ₹500 था। 2019 की बात करूं अराउंड ₹1500 हो गया। 2020 की बात करूं अराउंड ये 800 भी आ गया था और वापस 2000 भी रहा। 2021 में बात करूं तो ये अराउंड 2000 रहा। 2021 की 2 की बात करूं तो ये अराउंड 2400 के करीब चल रहा है अभी। अब देखो 2008 से या 18 से यहां तक इन 14 ईयर्स में 500 रुपये वाला प्राइस हो गया 2400 रुपये। अप्रोक्सीमेट ये मैं 5 टाइम्स कर देता हूँ एक बार, आपको समझना आसान हो जाएगा। 25 अप हो गया 5 टाइम्स। क्या सैलरी अप हुई होगी 5 टाइम्स? जरूरी नहीं है, बट शेयर प्राइस अप हो गया 5 टाइम्स। ये तो सर्टेन है, ये सर्टेन नहीं है कि एक एम्प्लॉय 10,000 वाला था तो सीधा 50,000 सैलरी हो गई हो, ऐसा इजी नहीं है। अब एम्प्लॉय क्या देखता है कि यार हमें तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, कंपनी के मालिकों की नेटवर्थ बढ़ती जा रही है, इनको डिविडेंड भी मिल रहा है, शेयर प्राइस भी बढ़ रहा है और मेहनत हम कर रहे हैं, हम तो गरीब एम्प्लॉय के एम्प्लॉय ही रह गए। जैसे हमेशा मजदूर कहता हुआ मिलता है, बाबूजी हम तो गरीब आदमी हैं। तो इसके लिए कंपनियों ने कहा कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को मालिक बना लें एम्प्लॉयज़ को अगर मालिक बना लेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अब कंपनी का प्रॉफिट उनका प्रॉफिट, कंपनी का लॉस उनका लॉस, जनरल मीटिंग में भी बैठेंगे वो, तो कितनी बड़ी उनमें सेंस ऑफ ऑनरशिप आ जाएगी। जो अभी तक सेंस ऑफ एम्प्लॉय थी, सर्वेंट थी, अब वो सेंस ऑफ ऑनरशिप आ जाएगी। अब एक एम्प्लॉय है वो अपने आप को नौकरी मान के चलता है, चाहे वो इंग्लिश में वर्ड एम्प्लॉय बोल दो, जी हम तो नौकरी करते हैं, तो मालिक अलग है। बट अगर वो जनरल मीटिंग में उसके पास वोटिंग पावर है और मालिकों के साथ बैठा हुआ है तो उसकी बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी, लॉयल्टी बढ़ेगी। अब अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसको लगेगा कंपनी का नुकसान है तो मेरा भी नुकसान है, बट अगर उसको सिर्फ सैलरी मिल रही थी तो सैलरी तो कंपनी का नुकसान हो या प्रॉफिट हो उसको मिलनी ही मिलनी है। तो कंपनियां क्या करती हैं, इनको ऑफर करती हैं बेनिफिट। वो बेनिफिट क्या हो गए, शेयर बेस्ड एम्प्लॉयज को। सैलरी तो उनको मिल ही रही है। अब जो ये शेयर बेस्ड बेनिफिट मिलेगा, इस बेनिफिट में उनको डिविडेंड मिलेगा। वो किस पर बेस होगा, प्रॉफिटेबिलिटी पर। ग्रोथ होगी वो भी प्रॉफिटेबिलिटी पर। अब ये एम्प्लॉय इसकी तरफ ज़्यादा दिल लगा के काम करेगा, सेकंड इधर उधर नहीं भागेगा। अब जब एम्प्लॉय जिस कंपनी के अच्छे होते हैं तो उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को हमने अटायरेशन रेट बोला था कि बड़ी बड़ी ऑफर आनी शुरू हो जाती हैं अच्छे एम्प्लॉयज़ को, तो उसके लिए कंपनी स्वेट इक्विटी भी देती है और एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर ईसॉप भी देती है ताकि वो लॉन्ग टर्म टिके रहें उनके साथ, लॉन्ग टर्म सर्वाइवर बेनिफिट मिलेगा उनको।
नहीं तो अगर उनको ग्रोथ नहीं मिलेगी तो वो दूसरी कंपनियों की तरफ जाएंगे। कंपनी का नुकसान क्या होगा, कंपनी ने एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी, 6 महीने साल उसको ट्रेन किया, उसको स्किल्ड बनाया, और जब वो बिजनेस में अपनी बेटरमेंट करने लगा, तो जब वो एम्प्लॉय स्किल्ड हो जाएगा तो दूसरी कंपनियां उसको ज़्यादा सैलरी की ऑफ़र देकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगी। तो कंपनी की तो मेहनत बेकार हो गई, ट्रेन उसने किया, और होता भी है, आप देखते हो एम्प्लॉय बार बार छोड़ के भाग जाते हैं। तो कंपनी क्या करती है, टू रिटेन फॉर लॉन्ग टर्म। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी, आपको वर्ड समझ आया, दूसरा लॉन्ग टर्म, अब आप टिके रहोगे। कंपनी शेयर्स देगी, ऑफर देगी, ऑफर के बीच में एक वेस्टिंग पीरियड होगा, मैं अभी ये सारे वर्ड बताऊंगा। वेस्टिंग पीरियड का मतलब है कि अभी ऑफर है, इसमें ऑफर है, और उसके बाद शेयर्स मिलेंगे आफ्टर वेस्टिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल 2 ईयर्स, 1 ईयर कंपल्सरी है, तो अगर 2 ईयर्स कंपनी ने बोल दिया तो शेयर तो देगी 2 साल बाद, और अगर एम्प्लॉय छोड़कर चला गया तो उसको कोई शेयर्स नहीं मिलने वाले हैं। तो ये एक बेनिफिट दिया जाता है। क्लियर हुई जी बात। अब एम्प्लॉय टिका रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, उसकी लॉयल्टी बढ़ जाएगी कंपनी के लिए। जब वो उसकी ग्रोथ होगी, वो देखेगा शेयर प्राइस बढ़ रहा है, मेरे को ऑनरशिप मिल रही है, तो उसको लॉयल्टी भी मिलेगी। तो कंपनियां क्या करती हैं, देखो, आओ देखो, कंपनियां क्या करती हैं, मैं आपको एक इन्फोसिस का एग्जांपल देता हूँ। का पब्लिक इशू आया था, आई थिंक 1992 या 93 या 1991 या 92 में, इस पीरियड में आया था। इसका शेयर प्राइस था एट द रेट 103, ये इसने आईपीओ में दिया था, पब्लिक इशू प्राइस। अब ये ऑफर थी पब्लिक को, एम्प्लॉयज को भी। एम्प्लॉयज को फॉर एग्जांपल विप्रो ने एट द रेट 50 दे दिया, डिस्काउंट पे कंपनी दे सकती है, ईसॉप का कोई भी मतलब मार्केट प्राइस का नीचे हो सकता है, तो ऑफर प्राइस से नीचे दे दिया। आईसीडीआर की रिजर्वेशन पे मत जाना, यहाँ पर कंपनी ने आईपीओ प्लस ईसॉप दिया, आईपीओ में रिजर्वेशन नहीं दी, उसने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिए कि हम अपने एम्प्लॉयज को आधे रेट पर शेयर्स दे रहे हैं। अब पब्लिक तो सब्सक्राइबर है, शेयर होल्डर बन जाएगी। फॉर एग्जांपल ये 1000 एम्प्लॉयज थे, एम्प्लॉय प्लस डायरेक्टर, ये मिलाकर 1000 थे। आज 2022 तक ये एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर, उनको इस पीरियड के बीच में सैलरी भी मिली, प्लस शेयर के जो बेनिफिट हैं वो भी मिले ईसॉप में। और कंपनी लॉ में सेक्शन 62 में आपने पढ़ा भी होगा कि कंपनी लॉ अलाउ करता है कि कंपनी ईसॉप दे सकती है, और अनलिस्टेड कंपनी है तो कंपनी लॉ के प्रोविजन चलेंगे, और लिस्टेड कंपनी है तो सेबी की रेगुलेशन अप्लाई हो जाती है साथ में। तो ये 2022 में ये एम्प्लॉयज ने को शेयर्स मिले। ये इस एम्प्लॉय में डायरेक्टर भी थे, ऑफिसर्स भी थे, सर्विस सेक्टर की है तो लेबर तो वर्ड होगा नहीं, पीएन भी थे, ड्राइवर भी थे, ये सब तरह के लोग थे जिन्होंने यहाँ पर शेयर्स अप्लाई किए। थोड़े टाइम पहले मुझे पता चला कंपनी के जो
फाउंडर हैं मिस्टर नारायण मूर्ति, आपने सुना होगा। अभी वो बीजेपी की सीट से केरला में, नहीं वो तो मेट्रो के थे ना, मिस्टर नारायण मूर्ति बेंगलोर में ही रहते हैं शायद। और वो इन्फोसिस के फाउंडर हैं। अब तो वो कंपनी में इन्वॉल्व नहीं है ज़्यादा, बट कंपनी उन्होंने ही बनाई थी, प्रमोटर वही है, फाउंडर या प्रमोटर बोल दो उसको। उनके एक ड्राइवर को मिले थे और उस ड्राइवर को 5 करोड़ की वैल्यू है ईसॉप से, जो उसको शेयर्स मिले 5 करोड़ की। एक ड्राइवर कभी भी ड्राइवरी करके 5 करोड़ नहीं कमा सकता था उस सैलरी से, ना वो जोड़ सकता था ना वो बना सकता था उस सैलरी से, बट उसको शेयर्स से मिल गया। आज वो ड्राइवर अब तो रिटायरमेंट के उस पे होगा, आई डोंट नो। उसके बच्चे भी इन्फोसिस में है, सारा खानदान उस कंपनी के लिए लॉयल हो जाएगा कि नहीं। वो ड्राइवर कहता है, मालिक साहब आपने मुझे सारी ज़िंदगी सैलरी भी दी जिससे मेरा घर चला, और आपने मुझे वेल्थ भी दी, और ये वेल्थ जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। ऐसे ही हर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों ने ईसॉप दिए हुए हैं और वो सभी एम्प्लॉयज़ को देती है। जैसे अभी LIC आएगा तो LIC अपने पॉलिसी होल्डर्स को दे रही है। आप अपना न्यूज़ सुन रहे होगे या एडवर्टीजमेंट सुनते होगे, वो पॉलिसी होल्डर को दे रही है, वो तो एक रिजर्वेशन का पार्ट होगा। अपने एम्प्लॉयज़ को वो अलग से दे सकती है। जैसे पेटीएम आया, जोमेटो आया, ये जितनी भी कंपनियां आई हैं, नायका आया, इन सब ने अपने एम्प्लॉयज़ को पहले से शेयर दिए होते हैं। फ्लिपकार्ट में अभी कंपनी लिस्टेड नहीं है, पब्लिक इशू नहीं आया, बट उनके एम्प्लॉयज़ को ईसॉप मिले हुए हैं, हज़ारों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और उनमें से टॉप 200 एम्प्लॉयज़ जो हैं, और ईसॉप मिलते हैं कैटेगरी वाइज, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं, और यहाँ पर लो होते हैं। कैटेगरी के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर ऑफर डिफरेंट हो जाती है, प्राइस कॉमन रहता है। जैसे टॉप मैनेजमेंट है उनको ज़्यादा शेयर मिलेंगे, कम वालों को कम मिलेंगे। छोटे जो रैंक वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको कम मिलेंगे, बड़े रैंक वालों को ज़्यादा। ज़्यादा मीन्स नंबर ऑफ, प्राइस में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता, सबको एक ही प्राइस पर मिलते हैं, बट क्वांटिटी डिफर हो सकती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर हाईएस्ट होंगे, यहाँ पर इन लोगों को कम होंगे, बट बेनिफिट सबको मिल रहा है। तो समझो जब एक ड्राइवर 5 करोड़ का हो सकता है तो ये कहाँ तक होगा। तो ऐसे हर कंपनी करती है। तो फ्लिपकार्ट के 200 एम्प्लॉई बताए जाते हैं कि अगर आज पब्लिक इशू आ जाए, और जिस इशू प्राइस पर फ्लिपकार्ट का पब्लिक इशू आएगा, अराउंड 200 एम्प्लॉयज़ हैव बिकम करोड़पतिस थ्रू ईसॉप। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है PNB हाउसिंग, शायद मैंने स्वेट इक्विटी में पता नहीं दिया था कि नहीं। 2016 में इसका IPO आया एट द रेट 800 पर शेयर। पब्लिक इशू आया, प्लस उन्होंने ईसॉप दिए। ये तो दिए पब्लिक को और ये दिए एम्प्लॉयज़ को। ये ईसॉप एट द रेट आई थिंक 300 के आसपास मिला, और कंपनी इतना बड़ा डिफरेंस भी कर सकती है एम्प्लॉयज़ के लिए। अब जब कंपनी का पब्लिक इशू आ रहा है, 800 रुपये का शेयर है, जब शेयर प्राइस बढ़ेगा तो एम्प्लॉय देख के डिसहार्टेड होंगे ना, कि भाई हमारी मेहनत और कमा गए बाहर वाले। तो कंपनी ने उनको पहले ही सेटिस्फाई कर दिया कि मैं आपको कम रेट पर देती हूँ, और आपको 2016 में उन्होंने ऑफर दी ऑफ ईसॉप। इस एम्प्लॉय में एक मिस्टर S, मेरा नेफ्यू है, वो जॉब करता है, और वो MD से 1 लेवल बिलो है, मतलब डायरेक्टर से नीचे है। ही इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और एज अराउंड 35 के करीब होगी। तो उसको भी मिले। तो उसने पूछा कि मामा लेने चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल लो, और मैक्सिमम लो। तो उसको ऑफर थी 8000 शेयर्स की एट द रेट 300। उस ऑफर में वेस्टिंग पीरियड था। अब इस बात को ध्यान से समझना, ये आगे आता है,
ये डेफिनेशन में भी आएगा जब मैं रेगुलेशंस करवाऊंगा। ऑफर तो थी 2016 फॉर एग्जांपल नवंबर में, वेस्टिंग पीरियड था 1 ईयर 2017। ये सेबी रेगुलेशन और कंपनी लॉ भी कहता है 1 ईयर का वेस्टिंग पीरियड है। वेस्टिंग पीरियड का मतलब है कि आपके पास ऑफर है, इस पीरियड में आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे, अलॉटमेंट नहीं होगी, आपका इस पीरियड के बाद आप एक्सरसाइज करोगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अब ईसॉप की फुल फॉर्म आप जानते हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या ऑप्शन स्कीम, एक ही बात बोली जाती है। सपोज ये दिसंबर 2017 में एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन आया, इसमें ये बताएंगे यस या नो। यहां पर ये उनके पास राइट है टू सब्सक्राइब, और यहां पर यस और नो करेंगे सब्सक्राइब करके या नहीं करके। अगर वो सब्सक्राइब करते हैं तो उनको अलॉटमेंट होगी। अब समझो 16 में आया और 17 तक उनको अलॉटमेंट नहीं हुई है, उनके पास एक ऑफर है। जैसे एक डिस्काउंट कूपन मिल गया आपको, आप कहीं मैकडी पर, पिज़्ज़ा हट पर या कहीं भी खाना खाने गए, उन्होंने आपको डिस्काउंट कूपन दे दिया कि नेक्स्ट टाइम आप जब आओगे 1 महीने बाद आप आओगे और आपको ये ऑफर मिलेगी। ये आप कोई दिवाली पे गए तो नेक्स्ट दिवाली की ऑफर का डिस्काउंट कूपन मिल गया कि आप अगली बार दिवाली पर हमारे यहाँ से सामान लोगे, किसी भी शॉप पर आप गए तो उसने नेक्स्ट दिवाली का डिस्काउंट कूपन दे दिया। तो मीन्स आपको नेक्स्ट दिवाली पर आप जाओगे उससे पहले आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सेम यहाँ पर एक्सरसाइज करोगे, यस और नो करोगे, लेने हैं या नहीं लेने। और वेस्टिंग पीरियड में आपके पास ऑफर है बट आपके पास शेयर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली आप शेयर होल्डर भी नहीं माने जाओगे, आपका वो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर आपने ऑफर दे दी वेस्टिंग पीरियड में, नो शेयर होल्डर राइट, शेयर होल्डर राइट का मतलब डिविडेंड, बोनस वगैरह, राइट टू वोट कुछ भी नहीं मिलेगा। और एक्सरसाइज ऑप्शन में इफ एक्सरसाइज मींस आपने यस कर दिया तो आपको शेयर्स भी मिलेंगे प्लस राइट्स भी मिलेंगे। तो एक 3 टर्म आने वाली हैं, ऑफर, वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज, ये वर्ड आएगा। अब देखो ध्यान से देखना कि अब अगर कोई एम्प्लॉई इस पीरियड के बीच में छोड़कर चला जाता है, और कंपनी इसको बढ़ा भी सकती है, 2 साल भी कर सकती है, 3 साल भी कर सकती है, कितना भी पीरियड कर सकती है, मिनिमम 1 ईयर है। जबकि स्वेट इक्विटी में ऐसा कोई पीरियड नहीं है, इमीडिएटली शेयर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 2 साल 3 साल का, कंपनी 1 साल से लेकर कितने तक का भी गैप दे सकती है ताकि आप कंपनी में टिके रहो। अगर आप इस बीच में छोड़कर चले गए तो शेयर्स नहीं मिलेंगे, और अगर आप टिके हुए हो तभी मिलेंगे। तो ऑब्वियसली अब एम्प्लॉई इस लालच से करेगा ना कि उसको 800 रुपये वाला प्राइस 300 में मिल रहा है, तो उसको कितना बड़ा बेनिफिट देने जा रही है कंपनी, और उसकी लॉयल्टी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी एम्प्लॉय की टुवर्ड्स कंपनी की। जी आपने हमें एक रिगार्ड दिया है, हमारी मेहनत से कंपनी खड़ी हुई और आपने हमें ये फ़ायदा दिया। अब ऐसे ही फ्लिपकार्ट है या जोमेटो है या नायका है या पेटीएम है, इसने अपने एम्प्लॉयज़ को रिगार्ड दिया कम रेट पर शेयर देकर, तभी तो वो टिके हुए हैं, और एम्प्लॉय के बिना तो कुछ भी नहीं चल सकता। तो इसके लिए ये टर्म्स आती हैं। एक बहुत सुंदर सी कोट है, मैं आपको बताता हूँ, या चलो मैं पहले इसका एग्जांपल दे देता हूँ फिर बताता हूँ, 1 मिनट। अब देखो आगे इसमें एक्चुअल में क्या हुआ था। अब मैं सिर्फ एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एक ही बात है, बच्चे पूछते हैं क्या फ़र्क है। इस पी का मतलब है प्लान और इसका मतलब है स्कीम, एक ही बात है। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम, बोथ आर सेम। ये मिस्टर एस एक एम्प्लॉय को मिले, जो मैं अपना रियल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो मेरे घर का है। इसमें पीएनबी ने 2016 में ऑफर दी, आई थिंक 24,000 शेयर्स की ऑफर थी उसको एग्जैक्ट।
ईसॉप के थ्रू मिस्टर एस को। और ये ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है। ऑप्शन वर्ड का मतलब ही ये है कि कंपलसरी नहीं है कि जी आपको लेने हो तो आप बता देना। इस ऑप्शन का वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर था, तो 2017। उसके बाद एक्सरसाइज करने थे, तो इन्होंने एक्सरसाइज करने थे, तो इसमें इनको एक्सरसाइज क्वांटिटी, कंपनी ने क्या चालाकी करी, 25%, मतलब 6000 शेयर्स एट द रेट 300 मिलेंगे आपको 2017 में, 2018 में, 2019 में और 2020 में। ये 4 स्टेप में मिलेंगे आपको। सपोज ये सेम मंथ है नवंबर, तो 6000 आपको अब मिलेंगे, 6000 अब मिलेंगे, 6000 अब मिलेंगे, टोटल 24000 की आपकी एलिजिबिलिटी है एट द रेट 300 हमने आपको बुक कर दिया। शेयर प्राइस 800 वाला पब्लिक इशू का 1000 हो जाए, 8000 हो जाए, आपको 300 रुपये में ही मिलेंगे। और अगर 300 से नीचे आ गया तो आप मत लो। तो आप एक्सरसाइज करोगे इन डेट पर। अब देखो छुपी हुई बात क्या है कि अगर 2020 तक आप टिके रहे तभी ये बेनिफिट ले पाओगे। आप 7 अगर तो इस बीच में ही छोड़कर चले गए या निकाल दिए गए तो ऑफर गई। और अगर आप इस पीरियड के बाद टिके हुए हो तो वो भी कंपनी ने आपको 2020 तक तो बाउंड कर लिया, आप छोड़कर नहीं भाग सकते। और उसके बाद कंपनी लॉक इन भी लगा सकती है कि वो सेल होंगे या नहीं होंगे, वो कंपनी की मर्जी है लॉक इन लगाए या ना लगाए। बट वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर कंपलसरी है कि कंपनी ईसॉप की ऑफर देगी, बट अलॉटमेंट 1 साल बाद मिलेगी। आज प्रॉमिस दे रही है कंपनी आपको कि हम आपको शेयर्स देंगे 1 साल बाद, आपकी मर्जी है लेने हो या ना लेने हो। अब आप उस डेट पर एक्सरसाइज करोगे, अपनी कंसेंट दोगे, यस या नो, तो उस टाइम पे आपको मिल जाएंगे शेयर्स। अगर आप 2017 के बाद भाग गए तो बाद वाले नहीं मिलेंगे, 18 में भाग गए तो आगे 2 मिलेंगे, तीसरे चौथे नहीं मिलेंगे, बट 17 तक तो आप छोड़कर जा ही नहीं सकते। अब कंपनी क्या करती है, जैसे इनको 24,000 शेयर्स मिले, इनका जो बॉस था उसको डबल मिले 48,000, डायरेक्टर्स को और ज़्यादा मिले, एमडी को और ज़्यादा मिले, तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ते चले जाते हैं। और इसके नीचे की जो टीम थी उनको कम शेयर मिले। तो अब टॉप टैलेंट को कंपनी ने रिटेन कर लिया, इवन हर एम्प्लॉय को रिटेन कर लिया, टॉप टैलेंट को ज़्यादा बेनिफिट देकर रिटेन कर लिया। अब हुआ क्या, 2016 में आईपीओ आया 800 का, 2017 में ये रेट रहा 1200 रुपये, 2018 में ये रेट चला गया 1300 रुपये, 2019 में ये रेट आ गया 1000, 2020 में ये रेट आ गया, नीचे भी आ गया 500। वो पैनिक कोरोना के टाइम पे तो लग गया था, फिर ये 700 हो गया। अब ये 22 में इस टाइम रेट चल रहा है इसका 400। बट ई सॉप वाले अभी भी फायदे में हैं। ई सॉप प्राइस कितने में था, 300 में, तो अभी भी वो बेनिफिट में है। और देखो ना कहाँ 1300 रुपये रेट पहुंच गया, तो 300 वाली चीज़ 1300, 4 गुना रकम हो गई कि नहीं हो गई, 4 गुना रकम 1 साल 2 साल में अगर हो गई, अगर कोई बेच गया उस टाइम पे, और अगर नहीं भी बेचे तो आज भी रख के बैठे हैं तो उनको पूरा बेनिफिट मिल रहा है। और इसमें इसके बारे में आप इनकम टैक्स में भी पढ़ते होगे कि ये टैक्सेबल होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर पूरा टैक्स लेती है। क्लियर हुआ जी। अब ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी शो होते हैं कि कंपनी ने ईसॉप दे रखे हैं या नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक अब आपको एक बार ये समराइज कर देता हूँ। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्कीम, ईसॉप या
ESOS, बोथ आर सिमिलर टर्म्स। इसमें हमने अभी तक समझा कंपनी ESOP का ऑफर देती है, ऑफर के बाद एक वेस्टिंग पीरियड होता है जिसमें ऑफर रहेगी बट आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे, फिर इसमें एक्सरसाइज डेट टाइम होता है। फिर अलॉटमेंट होती है, ये आई बात। और इससे अब मैं उस कोटेशन पे आ रहा हूँ जो मैं आपको देना चाहता था। देखो एक कोटेशन है, मैंने यहाँ लिखी भी है, आप नोट करना इसको चाहे। देखो हमने अभी तक जो समझा, एम्प्लॉयज शेयर बेस्ड बेनिफिट, कंपनी की असेट है एक तरह से एम्प्लॉय। ह्यूमन रिसोर्स भी असेट है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा जब आप मैनेजमेंट पढ़ते हो। बैलेंस शीट में एक तो असेट्स होती हैं टेंजिबल, इंटेलिजिबल, गुडविल, ये सब आप देखते हो, बट ह्यूमन रिसोर्स इज ऑल्सो एन असेट, एक असेट है। जितने ज़्यादा एफिशिएंट और कैपेबल एम्प्लॉय होंगे उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। अब अगर एम्प्लॉय दिल से काम नहीं कर रहे, कैपेबल हैं बट डिसहार्टेड है, तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी, अल्टीमेटली बिजनेस सफ़र करेगा। कंपनी का बिजनेस किसके थ्रू चल रहा है? एम्प्लॉयज़ के थ्रू। कंपनी की वेल्थ क्या है? ऑनर और शेयर होल्डर को मिल रहा है फायदा, तो वेल्थ इंक्रीज होएगी तो शेयर होल्डर को मिलेगी, बट एम्प्लॉय और डायरेक्टर को कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर हमने उनको भी शेयर होल्डर बना दिया रेमुनरेशन के अलावा, तो उनको और बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक कोट है, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो एलोन। आप अगर जल्दी भागना चाहते हो तो अकेले चलो, अगर आप दूर तक जाना चाहते हो तो आपको एक टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। आज कोई भी बिजनेस अकेले से स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट होता है बट वो बढ़ता टीम वर्क से ही है। अगर हम जल्दी करना चाहते हैं तो हम अकेले ही रहें, क्योंकि हम दूसरों का साथ लेंगे तो ओपिनियन आएगा, प्रोसीजर आएगा, तो हम सोल प्रोप्राइटर ही रह जाएंगे या ओपीसी में ही रह जाएंगे। अब हम लिस्टेड कंपनी होना चाहते हैं तो हमें पब्लिक कंपनी में आना ही पड़ेगा, तो हमारा डिवीजन ऑफ पावर भी होगा, ओपिनियन भी लेने पड़ेंगे, हमें एक प्रोसीजर भी फॉलो करना पड़ेगा। बट टीम वर्क किसी भी चीज़ में, अब जैसे हम फैमिलीज़ में भी कहते हैं कि परिवार की एकता बहुत ज़रूरी है, अगर परिवार में सब अकेले अकेले रह रहे हैं या एक मिलकर रह रहे हैं तो फ़र्क होता है। जब कोई घर में प्रॉब्लम आती है, सब घर वाले सब इकट्ठे होते हैं, और एक अकेला हो तो फ़र्क है। एक मोरल सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, तो एक टीम वर्क हमेशा हर जगह काम आता है, चाहे वो हम किसी भी फॉर्म में हो। इवन हम भी अगर पढ़ा रहे हैं तो एक टीम है, विवेक सर हैं, हम हैं, अंकुश सर हैं, टाडला सर हैं, ये टीम वर्क है, अकेले आदमी से नहीं हो पाता। सबका रोल अलग अलग होता है, सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, बट वो एक टीम होती है। और अगर कोई टीम बनाई गई है तो बहुत सोच समझ के बनाई गई है। अगर विवेक सर और मैं, अगर आज से 8 साल से हम इकट्ठे हैं, जब से पहली क्लास विवेक सर ने ली थी तब से मैं और विवेक सर हम इकट्ठे हैं, तो उनका मुझ पर विश्वास होगा, मेरा उन पर विश्वास है, तभी हमारी गाड़ी चले जा रही है। बाकी कितने टीचर आए हमारे साथ, कितने गए, बट एक टीम वर्क था। तो हम आज, जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तो 6-8 बच्चे होते थे 2014 में, जब इकट्ठे हमने पढ़ाना शुरू किया था। मैं तो 2012 से पढ़ा रहा था, विवेक सर 14 में आए थे। तो जब हमने पहला एक बैच एक इंस्टीट्यूट में लिया था तो हमें 6 या 8 बच्चे मिले थे बस। उसको ग्रो करते 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 हम 2017-18 में 300 के बैच में हम थे, फेस टू फेस में, और आज ऑल इंडिया लेवल पर हैं। तो अगर मेरी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं, मेरा बिहेवियर अच्छा है, तभी तो मैं उनके साथ चल पा रहा हूँ। उनका मेरे पे भरोसा है, क्या वो अपना नाम ख़राब करेंगे? ऐसे ही मेरे को उन पे भरोसा है कि मैं आँख मीच के बच्चे को बोलता हूँ कि आप ये सब्जेक्ट ले लो। अब वो अपने साथ अगर मेरे सब्जेक्ट्स को सेल करवा रहे हैं तो उनको कुछ तो उन्होंने देखा होगा, भरोसा होगा उनको। बाकी हर बच्चे का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग है, हम सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सबका मेंटल इंटेलिजेंस अलग अलग है। किसी को
मुकेश अंबानी अच्छा लगता है, मोदी जी अच्छे लगते हैं, किसी को बुरे लगते हैं। किसी को ढाबे का खाना अच्छा लगता है, किसी को 5 स्टार का। किसी को अमिताभ बच्चन की एक्टिंग अच्छी लगती है, किसी को ख़राब भी लगती है। क्रिटिक्स सब जगह है। आप विराट कोहली देख लो, सक्सेसफुल थे तो बहुत अच्छा था, हम आज उनको बुरा बोल रहे हैं घर बैठे। तो ये हमने लाइफ में इतना देखा है, इतने हज़ारों बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, बट हम टीम थे तो आज हम खड़े हैं। कितने लोगों ने हमें तोड़ने की कोशिश की होगी, कितने बच्चों ने कोशिश की होगी। हर तरह का बच्चा है, कोई चापलूसी करता है, कोई कंप्लेनिंग मोड पे रहता है, कभी रूड रहता है। सबका अपना अपना मेंटल बिहेवियर है, और हम सबको तो सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। बट ऑब्वियसली अगर हम पढ़ा रहे हैं, इतने बच्चे पास हुए हैं, तो हम बेकार तो होंगे नहीं। तो टीम वर्क, वो अगर हम बेकार होते तो क्या वो टीम रह पाती? और टीम का फ़ायदा क्या हुआ? एक दूसरे की सलाह, आज एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो पाया। चाहे मैं साइलेंटली रहता हूँ, मेन वही चलता है, उनका नाम चलता है, बट डेली बात होती है हमारी। तो ये एक टीम वर्क है। जब तक आप अकेले रहोगे तो वो वर्क नहीं चल पाएगा। आप जितने भी बड़े अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट भी देख लो, वो टीम वर्क के सारे ही चल रहे हैं। ऐसे ही परिवार, ऐसे ही हमारे घर, ऐसे ही हमारा बिजनेस एक टीम वर्क से चलेगा। अगर एक शॉपकीपर भी है, अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा नहीं है, या एम्प्लॉयज़ उसके साथ अच्छे नहीं है, तो वो बिज़नेस फ्लरिश नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। मैं तो इस कोटेशन को बहुत बहुत सालों से अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है तो आपको मिलकर काम करना पड़ेगा। चाहे आपकी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं। अगर आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो मेंटल पीस नहीं रहेगी, तो भी आप नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा सामने वालों की बुराइयां करना, सामने वालों की कमियां निकालना, सामने वालों पे गुस्सा रखना, कभी काम नहीं चलेगा। आई एम ऑलवेज राइट, कभी काम नहीं चलेगा। टीम वर्क में कभी भी नहीं चलता ये वर्क। हम ही सियाने हैं, हम ही समझदार हैं, बाकी सब बुद्धू हैं। हर बंदा यही समझता है, सबसे बड़ी इंसान गलती ही वही करता है जिसको हम ईगो बोलते हैं। ईगो वर्ड का मतलब ही यही है कि आई एम ऑलवेज राइट। तो आप हमेशा अपने आप को राइट प्रूव करने में लगे रह जाओगे, सारी ज़िंदगी निकल जाएगी। कभी किसी में क्या कमी लगेगी, कभी किसी में क्या कमी लगेगी, ढूंढते रह जाओगे। और वो बंदा कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, जो अपने आप को ही सुप्रीम मान लेता है, जिसकी जब मर्जी जिसकी मर्जी कमियां निकाल दो बैठ के। तो ये लंबा तभी चलोगे जब आपका ये बिहेवियर छूटेगा, जब आप ये बिहेवियर से हटोगे। क्योंकि आपकी टीम में हर तरह के लोग होंगे, हर नेचर के लोग होंगे। आपके घर में भी मम्मी पापा का नेचर भी सेम नहीं होता, दो बहन भाइयों का भी नेचर सेम नहीं होता। तो हम अकोमोडेट करते हैं ना। ऐसे ही बिजनेस में, ऑफिस में, एम्प्लॉयज़, कुलीग्स, मालिक, सब अलग अलग हैं। बट जब सब मिलकर एक दूसरे की कमियां अच्छाइयों को मिलकर चलाते हैं तो गाड़ी चलती है। अगर मैं कहूँ कि इस मेरे पीछे क्राइसिस के टाइम में क्या आप लोगों ने साथ नहीं दिया, आई एम वेरी मच थैंकफुल कि जो मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को साथ दिया है। मेरे 3 महीने जानते ही हो, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा मेंटल फिजिकल ट्रॉमा से निकले। बट आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि सब ने मेरे को सपोर्ट किया है। मेरी स्टूडेंट फैमिली ने, मेरे घर की फैमिली ने, सब ने रिकवर करने में, तभी हम आज बैठ पाए हैं। बीच में हिकअप्स आए, दिक्कतें आती हैं, चलता रहता है, ये तो बॉडी है, आनी है और जानी है। ज़िंदगी और मौत, आना है और जाना है, इससे हमें नहीं घबराना। बट हमें अपने काम भी पूरे करने हैं, और हम कर रहे हैं। तो ये साथ है, ये आप लोगों का प्यार है जो आपने दिया, और वही हम कर रहे हैं। तो हमें अगर ज़िंदगी में ये असूल बना लेना, आप जिस भी ऑफिस में घर में रह रहे हो, तो घर वाले भी सारे एक से नहीं होंगे, किसी में कमियाँ होंगी, किसी में अच्छाई होगी, सबके साथ मिल के रहना। आप ऑफिस में जाओगे, जॉब करोगे, वहाँ भी हर तरह का एम्प्लॉय होगा, मालिक अलग होगा। बट सबके साथ जो आदमी अकोमोडेट कर लेता है या फॉरगिव फॉरगेट पे आ जाता है, वही आगे बढ़ पाता है। अगर होता रहेगा ये बुरा, ये कमी, वो आदमी कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाएगा। थर्ड, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अलग अलग क्लाइंट्स मिलेंगे, उनका नेचर अलग अलग होगा, बिहेवियर अलग अलग होगा। अगर एक शॉपकीपर होता है, उसके पास कस्टमर अलग अलग तरह के आते हैं, अब वो सबको हैंडल करता है। तो ये भी एक आर्ट है। जब आप ज़िंदगी में इसको अपना लोगे तो लाइफ में बहुत लंबे जाओगे। अदरवाइज रुकते रहोगे, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में भी आप देखते हो, एम्प्लॉय उस कंपनी में बैठे हैं और रो रहे होते हैं, ये बॉस बुरा है, ये बुरा है, ये मैनेजर बुरा है, ये सीनियर बुरा है, ये जूनियर बुरा है। वो रोते रहेंगे और काम भी कर रहे हैं, ये कंपनी बुरी है, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही।
अरे मेरे को बताओ कि अगर आपको लगता है कि वो कंपनी बुरी है तो आप छोड़ते क्यों नहीं? आप छोड़ भी नहीं रहे और उसकी छत के नीचे बैठ के उसको गालियां भी दे रहे हो। हमारा मालिक बुरा है, तो मालिक बुरा है तो छोड़ दो। अब इसका मतलब आपको कहीं और नौकरी तो मिल नहीं रही, आपको कहीं और अच्छी मिल रही होती तो आपने छोड़ दिया होता। आपकी टैलेंट उतना है ही नहीं, आपका जितना टैलेंट था आपको उसके हिसाब से सैलरी मिल रही है। अगर आपका टैलेंट होता तो बड़ी जगह आपको ऑफर मिल जाती ना। अब आपका टैलेंट भी नहीं है और आप अपनी कंपनी को भी गाली दे रहे हो। एक्चुअल में आपका घर किससे चल रहा है? माँ बाप कौन है? जो हम कहते हैं भगवान पालनहार है, बट पालनहार तो हमारा बॉस है, हमारी नौकरी है, हमारे एम्प्लॉय मालिक हैं, जो ऑनर्स हैं, जो हमें सैलरी दे रहे हैं। तो हम उनके बेस पे चल रहे हैं, तो हम अगर उनको बैठ के उन्हीं को गालियां दे रहे हैं तो वो एम्प्लॉय कभी भी नहीं बढ़ पाता। आप एज अ ट्रेनी जाओगे, एज अ एम्प्लॉय जाओगे, मेरी टीचिंग यही है कि दिल लगा के काम करो, अपना समझ के काम करो, तरक्की हमेशा होगी। दूसरे एम्प्लॉयज़ के कान के सामने कान बंद कर दो। कोई रो रहा है, कोई गाली दे रहा है, उसमें मिक्सअप मत हो। क्योंकि जिस छत के नीचे से आपको सैलरी मिल रही है और घर चल रहा है, उसको कभी गाली नहीं देनी चाहिए। और वो आदमी जो अपने मालिकों को और अपनी जॉब को कोसता है और करता भी है, वो कभी तरक्की नहीं कर पाता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो हमेशा अपने जूनियर, अपने सीनियर, सबको साथ लेके चलो। सब तरह के लोग आएंगे। अब कंपनियां भी इसी को लेकर चलती हैं। अब देखो, अब एम्प्लॉय को अपार्ट फ्रॉम सैलरी इंसेंटिव कंपनी में गिव बेनिफिट थ्रू शेयर्स ऑल्सो, कंपनी शेयर्स भी दे देगी। इससे मोटिवेशन मिलेगा एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉय शेयर होल्डर बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का उसका हो गया, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी, इम्प्रूव होगी, इम्प्रूव लॉयल्टी टुवर्ड्स कंपनी, इम्प्रूव पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी। तो ये एक जनरल मैंने लैंग्वेज लिख दी है जो आपको नोट करनी है। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट एडवांटेज ऑफ ईसॉप? कहीं मॉड्यूल में आपको ये नहीं मिलेगा, मैंने यहाँ पर कराया है। बेनिफिट्स क्या हैं देखो। टूल ऑफ मोटिवेशन, अभी तक हमने इतनी सारी बात की इस क्लास में, आज मैं रेगुलेशंस तो करा ही नहीं रहा, अभी तक हमने जो बात की है वो सारी ये की है। टूल ऑफ मोटिवेशन, ये एम्प्लॉय बिकम शेयर होल्डर, एम्प्लॉय मालिक बन जाता है तो मोटिवेट होगा वो। मतलब नंबर वन बेनिफिट क्या है मोटिवेशन का? कैसे मोटिवेशन आ रहा है एम्प्लॉय के पास? ऑनर बना, रिस्पॉन्सिबल बनेगा, वो मोटिवेट होगा कि भैया बिजनेस लॉस मेरा लॉस है, प्रॉफिट लॉस बिकम उनका बन जाएगा, कंपनी की परफॉर्मेंस राइज होगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? जब एम्प्लॉय केयर करने लग जाएगा तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उससे क्या होगा? वैल्यूएशन ऑफ शेयर बढ़ेगी, वैल्यूएशन ऑफ शेयर बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? इंक्रीज ऑफ वेल्थ टू शेयर होल्डर्स। तो ये मैंने कुछ खुद अपने तरफ से बनाए हैं ताकि आप और ज़्यादा बेटर समझ सको इसको। और अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए जनरल, क्योंकि आपके एग्जाम में ये मत सोचो कि जो मॉड्यूल में दिया है वही आएगा, जो बुक में वही दिया है, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। एडवांटेज, इट इज़ नॉन कैश कंपनसेशन। अब कंपनी को सबसे बड़ा क्या फ़ायदा है? जैसे कंपनी मान लो दिवाली पे बोनस दे रही है तो पैसा खर्चेगी, बैंक से पैसा निकालेगी, गिफ्ट देगी या कैश देगी। बट यहाँ पर कंपनी को जेब से कुछ नहीं देना, शेयर अलॉट ही तो करने हैं। पैसा कंपनी को आ ही रहा है, जा नहीं रहा, और मार्केट वैल्यू से एम्प्लॉय को फ़ायदा मिल रहा है। तो कंपनी को हाँ डिविडेंड बाद में देगी, वो तो सारे शेयर होल्डर्स को दे रही है, बट कंपनी को एज अ सैलरी, कमीशन, बोनस नहीं देना पड़ रहा। कंपनी को सिर्फ शेयर अलॉट करके देने हैं, उसमें कंपनी की अपनी कोई कॉस्ट नहीं है। कंपनी को बिलोंगिंगनेस की सेंस मिल रही है, मोराल एम्प्लॉयज़ का बढ़ रहा है, लोअर अटायरेशन रेट, ये मैंने स्वेट इक्विटी में ही बताया था। अटायरेशन रेट का मतलब है एक एम्प्लॉय दूसरी कंपनी में भाग जाता है या दूसरी कंपनियां अच्छे एम्प्लॉयज़ को तोड़ने की कोशिश करती हैं और वो उठा के ले जाती हैं। तो एम्प्लॉय को जब फंसा दिया 3-4 साल के लिए और उसको वहीं मालिक बना दिया तो वो क्यों जाएगा? ग्रेटर एफर्ट ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉय, अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मैनेजर्स एंड ऑनर, मतलब सबके मालिकों के और मैनेजर के सबके इंटरेस्ट एक से हो गए कि हमारा बिजनेस है, ये अलाइन कर दिया। नहीं तो एम्प्लॉय कह रहा था हमें क्या करना, भाड़ में जहाँ प्रॉफिट कमाएं, हमें क्या दे रहे हैं। शेयर होल्डर कह रहा था भाई प्रॉफिट लाओ। अब दोनों शेयर होल्डर बन गए तो मिलके में काम हो रहा है ना, कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होगा, रिलेशन अच्छे होंगे। एफिशिएंट एम्प्लॉय लंबे टाइम के लिए रुकेंगे। व्हेन वेस्टिंग पीरियड एम्प्लॉय नीड टू स्टे टू गेट शेयर विच
लोअर्स द अटायरेशन रेट। अब कंपनी का वो एफर्ट्स खराब नहीं होंगे। जैसे कंपनियां मेहनत करती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, एम्प्लॉय को स्किल्ड बनाती हैं, एम्प्लॉय साल 6 महीना काम करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं और भाग जाते हैं, वो नहीं होगा। तो ये अब आपको देखना है। तो ये आपने अपने लिए नोट करना है। आज थोड़ा सा लाइफ का लेसन भी दिया है मैंने कि टीम वर्क इज़ वेरी क्रूशल, एंड आई एम अगेन थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। हम मिलकर ही चल रहे हैं। जितना आप लोगों का सपोर्ट होता है, हमारे अंदर भी एनर्जी आती है। तो ये सब मिलके चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। आप जहाँ भी जाओगे, चाहे सोशल, चाहे बिजनेस, चाहे ऑफिस, चाहे फ्रेंड, जहाँ भी हो, मिलके चलने की सोचो। अगर लंबा चलना है, जितने अच्छे रिश्ते होंगे उतनी बड़ाई होगी। जितना सबसे झगड़ लोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। कौन कब ज़िंदगी में क्या काम आ जाए हमें नहीं पता, कब कहाँ किस रास्ते पे मिल जाए हमें नहीं पता। तो हम ऐसे बने कि हमें फ़र्क ना पड़े किसी से भी। हाथी बनना है। आपने हाथी देखा है? हाथी का मतलब है रोड पर जा रहा होता है, कुत्ते भौंक रहे होते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं है, उसकी चाल में फ़र्क नहीं पड़ता, वो चलता चला जाता है। ऐसे ही कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम अपनी परफॉर्मेंस में बेटर बेटर होते चले जाएं, ना कि हम बिदकें या हम रिवर्ट करें, रिवेंज करें। नो, हमें सारी टीम को लेकर चलना है। और आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, चाहे एज ए एम्प्लॉई, चाहे आप एज ए प्रैक्टिस, आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। और आज का लेक्चर आपको तब याद आएगा कि ये टीम वर्क कितना बड़ा रोल है। और इसी टीम वर्क को लेकर कंपनी ईसॉप देती है। जो मैं अगर कंक्लूड करूँ इस सारी बात को, तो ईसॉप देने का पर्पस हमें क्या समझ आया? एम्प्लॉयज़ को रोको, उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लाओ, ऑनरशिप राइट दो, जिससे उनकी इंटरेस्ट बढ़े। उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो सबका फायदा होगा। दिस इज ईसॉप। स्वेट इक्विटी अलग था। स्वेट इक्विटी तब था कि जब किसी ने कुछ किया, उसको हमने एज अ रिवार्ड गिफ्ट दे दिया। बट यहाँ हम एज अ टीम सबको बेनिफिट दे रहे हैं कि आप आओ। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ कंपनियों ने दे रखे हैं। एक मिनट, ये देखना, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कई बार कि कुछ कंपनियों ने ईसॉप दिए हुए हैं। अगर हम पेटीएम का ही लें, अभी लेटेस्ट आया था ना, हालांकि आईपीओ तो पिट गया, बट शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाओ, ये देखो, ये क्वेश्चनेयर है। क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 21 का, क्या पार्टली पेड शेयर है? नो। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है? नो। वारंट्स हैं? नो। डिपॉजिटरी रिसिप्ट है? नो। शेयर लॉक इन में है? नो। प्लेज्ड हैं प्रमोटर के? यस। डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर हैं? नो। क्या सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनरशिप है? यस। तो इसमें ईसॉप नहीं है। हम और कंपनी में देखते हैं। टीसीएस, आईटी, आईटी कंपनियां सबसे ज़्यादा देती हैं। इन्फोसिस ही कर लेता हूँ ना मैं, जिसका एग्जांपल दे रहा था। अच्छा, यहाँ आते हैं प्रमोटर, पब्लिक, डीआर, एम्प्लॉय ट्रस्ट। ये अभी रेगुलेशंस में आएगा। ये देखो, एम्प्लॉय ट्रस्ट मतलब ईसॉप वाले इतने शेयर कंपनी ने दिए हुए हैं। पब्लिक कैटेगरी में ही आते हैं ये, देखो। ये ट्रस्ट को दे रखे हैं इन्होंने। ऐसे ही
और कोई कंपनी देख लेते हैं एक आध। HCL, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये भी मेरा एक फ्रेंड है, मेरी ही एज के हैं। वो HCL में जॉब इंजीनियरिंग की थी उन्होंने, और पहले दिन से ही उनकी पहली जॉब HCL में ही थी, वहीं ट्रेनिंग की उन्होंने और वहीं उनकी जॉब लग गई। और आज भी वो पिछले 25 साल से उसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे पहुंच गए। और बताते हैं कि मेरे को 3 करोड़ से ज़्यादा का फ़ायदा तो मुझे इन्हीं से हुआ है, ESOP से, HCL। और ESOP वो कंपनी छोड़ते ही नहीं है, वो कहते हैं यार मैं क्यों छोड़ूं कंपनी। HCL कौन सा आ गया ये, कि मेरे को कंपनी ने सैलरी भी दी और आज इतना मेरे को लायक बना दिया कि मैं बहुत एक सिंपल घर से था और मुझे आज कंपनी ने इस लेवल पे पहुंचा दिया कि जोमेटो, HCL पूरा नहीं आ रहा, HCL टेक्नोलॉजीज होगा, हाँ ये वाला। कि मैं आज तक कभी ज़िंदगी में इतने ना ले पाता शेयर जितने, कभी करोड़ों रुपए मैं सैलरी से तो नहीं कमा सकता था। हाँ मेरे को पैकेज मिला, अच्छा पैकेज मिला, बेनिफिट मिले, बट अल्टीमेटली मेरे को कंपनी ने, कि देखो शेयर्स हेल्ड बाय एम्प्लॉय ट्रस्ट, या ट्रस्ट वर्ड आ रहा है सारा, ये रेगुलेशंस में हमने पढ़ना है। तो कंपनी ने प्रमोटर, पब्लिक, डिपॉजिटरी रिसीट, एम्प्लॉय ट्रस्ट, नॉन प्रमोटर, ये सबको दिए हुए हैं। ये एक कंपनी क्या करती है, एक एक ये समझ लेना, एक एम्प्लॉय नहीं है, ये एक ट्रस्ट को शेयर दे दिए, अभी हम रेगुलेशंस में पढ़ेंगे, और ट्रस्ट आगे हजारों लाखों एम्प्लॉयज़ को देता है शेयर। तो कंपनी के लिए ट्रस्ट एक शेयर होल्डर है, बाकी सारे आगे वो संभाल रहा है एम्प्लॉयज़ को। तो एम्प्लॉयज़ की बात को ट्रस्ट पहुंचाता है कंपनी तक। तो कंपनी हजारों एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व नहीं करती डायरेक्ट, बट वो एज अ शेयर होल्डर राइट उनको सारे मिलते हैं। तो कंपनी पहले ये ट्रस्ट को दे देती है और ट्रस्ट आगे पास ऑन करता है। आपने सेटिंग एक्ट में भी पढ़ा होगा, ट्रस्ट कौन है, जो टेक केयर कर रहा है। तो ऐसे ही कंपनी एम्प्लॉयज़ के शेयर अलॉट करके ट्रस्ट को दे देती है, वो ट्रस्टी आगे एम्प्लॉयज़ को देते हैं। तो कंपनी डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखती, तो एम्प्लॉय ट्रस्टी से डील करता है। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। कंपनी दो तरह से शेयर ऑफर करती है, डायरेक्ट एम्प्लॉय को या थ्रू ट्रस्ट। ये से भी अलाउ करती है कि आप एक ट्रस्ट बना लो, ट्रस्ट को सारे शेयर दे दो, वो आगे एम्प्लॉय को मैनेज करेगा, कंपनी की सिरदर्दी खत्म। तो ऐसा भी है, तो मोस्टली सारी कंपनियों ने ऐसा कर रखा है। और ये एम्प्लॉय आज मैं बता रहा हूँ कि जो मैं फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, 25 साल से काम कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमें इतना बेनिफिट दिया है, हम इस कंपनी को कभी नहीं छोड़ेंगे। कह रहे हैं मेरे तो बच्चे भी अगर इंजीनियर बने तो मैं इसी में ही डालूंगा उनको। तो ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आई, लॉयल्टी आई, कंपनी का दुख उनका दुख हुआ, कंपनी का दर्द उनका दर्द हुआ। तो बच्चों ये था ईसॉप की शुरुआत। कंपनी लॉ में हालांकि आपने पढ़ा होगा, बट मैंने फिर यहाँ पर रिपीट कर दिया कि सिक्योरिटी लॉ में बच्चे कंपनी लॉ में पता नहीं कहाँ से कैसे पढ़े हैं, कितना उन्होंने समझा था। सबसे पहले तो डिफरेंस समझ जाओ, दोनों में फ़र्क समझ आ गया। स्वेट इक्विटी सबको नहीं दिए जा रहे, कुछ करने पर मिल रहे हैं। ESOP सभी एम्प्लॉयज़ को दिए जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क नहीं करना, वो अपनी रूटीन जॉब कर रहे हैं, बट उनको शेयर होल्डर का बेनिफिट भी दिया जा रहा है। तो अब आप ये पढ़ोगे, इन्फर्ड फैक्टर है कंपनी का एबिलिटी टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट विद रिटेनिंग, मतलब अच्छा टैलेंट कंपनी में आए और रिटेन करो, वर्किंग विद इन द कंपनी। कंपनी अट्रैक्ट करती है कि एम्प्लॉयज़ को बाय रिवार्डिंग देम इक्विटी शेयर। एम्प्लॉई को दिए जाते हैं फेवरेबल टर्म्स, मतलब डिस्काउंट पे दिए जाते हैं। स्वेट इक्विटी भी होता है और ESOP भी होता है। तो ये मैंने पहले स्वेट इक्विटी आपको पढ़ा दिया था, अब हमें ESOP पर आना है मेन। ये स्वेट इक्विटी की तो हम कर चुके हैं ना। इसका PDF मैंने आपको बताया था ड्राइव में लगा हुआ है, जिनकी बुक में नहीं था। तो आप ये थोड़ा सा, अब मैं आज की क्लास में आपको बेसिक समझा दिया है मैंने, अब आप पढ़कर बैठोगे इसको और नोटिंग करोगे, फिर हम शुरू करेंगे आगे। ये एप्रिसिएशन, एम्प्लॉई भी डिफाइंड है, तो मैं रेगुलेशंस को अलग से लूँगा। ये अलग अलग तरह के हैं, 4-5 तरह के हैं। जैसे आपने कंपनी लॉ में तो ESOP वर्ड पढ़ा था, अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ ESOP आ रहे हैं। ESOP, ESPS, SIR, GEBS, RBS, 4 टर्म्स हैं ये। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसके बारे में मैंने आज बात की है,
ये होता है परचेज स्कीम जो पब्लिक इशू के टाइम पर आता है। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट का मतलब है सिर्फ डिफरेंस ऑफ प्राइस, मतलब इशू प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में जो गैप है कंपनी वो प्रॉफिट जो आ रहा है वो दे देती है सीधा। जनरल बेनिफिट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल केयर, सिकनेस पे खर्चा करती है कंपनी शेयर्स के थ्रू। रिटायरमेंट बेनिफिट, शेयर्स का बेनिफिट, जो प्रॉफिट आ रहा है वो रिटायरमेंट पे मिलेगा। तो ये आपने कंपनी लॉ में नहीं पढ़ा था। अब ई सॉप 5 तरह के हो गए यहाँ पर। आपने अभी एक वर्ड पढ़ा था ई सॉप, तो आज मैंने आपको कंसेप्ट समझा दी कि ई सॉप क्या है। अब इनकी वैरायटी आप और इनकी रेगुलेशन की कंपनी कैसे इशू करेगी, कैसे मैनेज करेगी, वो पढ़ेंगे हम। तो आप थोड़ा सा बुक में ये डेफिनेशंस को रीड करके बैठना बस। नेक्स्ट क्लास में मैं ईच एंड एवरी वर्ड को लेकर चलूँगा, फिर हम इनकी रेगुलेशंस पर आगे आएंगे। क्लियर है जी? ये देखो आ रहा है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्रू ट्रस्ट, जो मैंने आपको दिखाया कि कंपनी खुद भी कर सकती है और कंपनी में मर्जी है कंपनी ट्रस्ट के थ्रू करे या खुद करे, दोनों तरह से कर सकती है। तो कैसे करेगी, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या लिमिट्स हैं, कितने शेयर्स तक दे सकते हैं, वो सारा हमने पढ़ना है। तो आप सिर्फ थोड़ी सी ये डेफिनेशंस को रीड करके बैठना। नेक्स्ट क्लास को मैं यहाँ से लेके चलूँगा। मिलते हैं अब बहुत जल्दी, ठीक है जी? टेक केयर, बाय बाय।